केंद्र सरकार ने विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 पारित कराया है। ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगा। तो क्या कुछ है इस नए विधेयक में और ये किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों के जीवन को और बेहतर बनाएगा, इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत जी। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो ये बनता है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, जिसको विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कहा गया है, ये क्या है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। करीब 5 लाख गांव हैं भारत में। और जो पुराना विधेयक था, जो 20 साल पुराना था मनरेगा, वो आप देखेंगे कि 20 साल में भारत ने बहुत प्रगति करी है। आज हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देखे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। जो यूथ था, पहले एक कृषि से जुड़ा हुआ यूथ था, वो एस्पिरेशनल हो गया है। अब हम जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको मैं ये बताने का, ये परिप्रेक्ष्य में लेने का ये मेरा तात्पर्य है कि अब जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, फ्यूचर को 2047 में जिस तरीके का विकसित भारत का जो हमने सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए हमें कृषि क्षेत्र को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए नई चुनौतियां हैं, नए हॉराइजन्स हैं, जिसको हमें जो है पूर्ण रूप से उसको अचीव करना है। उसके लिए विधेयक बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण, जैसे हम कभी भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की परिकल्पना करते हैं तो हमारे एक मन मस्तिष्क में एक गरीब किसान की एक छवि उभर के आती है, क्योंकि अभी आमूलचूल परिवर्तन जो है कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ है। और अगर विकसित भारत का सपना अगर हमें साकार करना है तो कृषि क्षेत्र को बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। इस समय अगर आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र, करीब 25% हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हमें विकसित भारत की उस सपने को साकार करना है तो इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए ना केवल हमें खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है, फल सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि कृषि को औद्योगिक रूप से भी आगे बढ़ाना है, फूड प्रोसेसिंग से उसको जोड़ना है। उसके लिए वहां की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाना है, जैसे कि हमारी सड़कें हैं, जैसे कि जल निकासी, जल संरचनाओं को किस तरह से बढ़ाना है, और जो जिस तरह से फ्लड है या ड्राउट है उसको कैसे भली प्रकार से फ्यूचर रेडी करना है। और जो कभी कभी जो है कैलेमिटीज वगैरह होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उससे कैसे बचाव करना है, जिससे हमारा कृषि क्षेत्र भी बचाव में रहे और जो किसान भाई हैं वो भी अपनी आजीविका के साधन के साथ जुड़े रह सके। तो इसके लिए विधेयक बहुत जरूरी था और मुझे लगता है बहुत टाइमली इसको लाया गया है। जी वीरेंद्र जी, जो ये नया अधिनियम आया है, ये मनरेगा से किस तरह से अलग है? देखिए, जैसे मैंने अपनी बातों में कहा कि वो 20 साल पहले आया था, 2005 में आया था। 20 साल में बहुत चीजें बदल जाती हैं। आप देखें, कोई भी सरकार जो है चुन के 5 साल के लिए आती है। कोई भी पॉलिसी ज्यादातर आपने देखा है 5 साल के लिए होती है। कोई भी चीज का एक टाइम, एक कहते हैं कि एक शेल्फ लाइफ होती है। तो 20 साल में, जैसे मैंने कहा कि काफी चीजें चेंज हुई, रेडिकल चेंजेस हुए हैं सभी क्षेत्रों में। तो कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत से रेडिकल चेंजेस हुए हैं। और जिस तरह 2047 में हमें अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने की जो जरूरत है, तो उसमें बहुत जरूरत थी कि जो पुराना जो मनरेगा था उसमें कुछ बदलाव किए जाते, कुछ बदलाव किए भी गए। लेकिन क्योंकि 20 साल में काफी चीजें बदल चुकी थी, परिवेश बदल चुका था, ना केवल भारत का, विश्व का परिवेश बदल चुका था। इस समय कोई भी इकोनॉमी अपने को आइसोलेटेड करके नहीं चल सकती। जियो पॉलिटिक्स है बहुत सारी, एक्सपोर्ट के जो क्षेत्र है उसमें। तो कृषि को जब तक आप डोमेस्टिक डिमांड के साथ, एक्सपोर्ट के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका विकास होना संभव नहीं होता। दूसरी चीज, 20 साल में बहुत सारी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ गई हैं। तो अब जरूरत ये थी कि जो हमारा पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो खर्च करती है, उसका वो सही से खर्च हो, उसमें पिल्फरेजेस, मतलब कि वेस्टेज या करप्शन जैसी चीजें ना हो, नगण्य हो। तो ये जो नया विधेयक आया है, इसमें इन चीजों को शामिल किया गया है, जिसमें एआई के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुचारू रूप से भी हो और ट्रांसपेरेंसी भी उसमें बरती जाए, सोशल ऑडिट हो। जो भी कार्य हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो
जल से संबंधित हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं के सृजन के क्षेत्र में हो, रोड बन रही हो तो उसका सोशल ऑडिट हो, ड्रोन के माध्यम से कैसे भी करके कि ये फिजिकल ऑडिट हो जाए, जिससे ये साबित रहे कि ये चीज हुई है, ना केवल कागजी कार्रवाई हुई है। तो मुझे लगता है बहुत जरूरत थी इस तरह के विधेयक लाने की, और केंद्र सरकार को मुझे लगता है बधाई देनी होगी कि ऐसा विधेयक लाके इन सब चीजों को पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। एक जो बहुत अहम कुछ बिंदु बताए गए हैं उसमें यह कि 125 दिनों की आप गारंटी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि महिलाओं को समान मौके मिलेंगे, और जो भुगतान होगा जो मनरेगा के तहत जैसे पहले होता था, अब जी राम जी के तहत जो भुगतान होगा उसको और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा टाइमली करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारे जो पहलू हैं, इनसे किस तरह का बदलाव आता हुआ दिखता है आपको? जैसे आपने देखा होगा मनरेगा में जो एक मैक्सिमम सीलिंग थी कि 100 दिन का मिलेगा था, लेकिन इसमें 125 का गारंटेड किया गया कि 125 मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो 125 का भुगतान किया जाएगा। दूसरी चीज, जैसे अभी मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी वाला जो एक फॉर्मेट लाया गया है, क्योंकि देखिए भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत सारे राज्य हैं, नॉर्थ के साउथ के आप देखेंगे तो उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग जरूरतें हैं। तो इसमें जो राज्य सरकार की जो सहभागिता को इंश्योर किया गया है, क्योंकि इसका बजटरी जो है 60-40 किया गया, 60% सेंटर देगी और 40% जो है राज्य सरकार अपनी तरह से वहन करेंगे, क्योंकि 125 दिन जब बढ़ जाते हैं तो ज्यादा दिनों का सृजन भी होगा, जो कि किसान को पैसा भी ज्यादा मिलेगा, और दूसरी तरफ जो कृषि क्षेत्र है, जो उनकी जरूरतें हैं, जो 12 महीनों का जो पूरा साइकिल होता है उसमें खरीफ से लेके राबी से लेके जायद की जो फसलें होती हैं, बाकी जो मानसून का सीजन होता है उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उनको भी वृहद रूप से एक डिवाइडेड करके भी चला जा सकेगा, जिससे किसी भी समय पे किसानों की या मजदूरों की जो फार्म लेबर होता है उसकी कमी भी महसूस ना हो, और जो आर्टिफिशियल कभी कभी एक स्पाइक आता है लेबर कॉस्ट में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कॉस्ट में जुड़ जाता है, तो वो भी एक सेटल डाउन रहेगा। तो ये मुझे लगता है सबके लिए एक पूरी तरह से 100% फायदे की बात हो रही है। जिस तरह से आपने कहा कि 60-40 का एक रेशियो रखा गया है, केंद्र 60% देगा और राज्य भी इसमें अपना योगदान देंगे, तो क्या इससे आपको लगता है कि राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा? नहीं, एकदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक देखिए एक प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर विशेष कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से मदद ले सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिसमें स्पेशल एलोकेशंस होते हैं, तो ऐसा कोई भी बढ़ने का वो नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी हाल ही में जीएसटी का भी जो है रैशनलाइजेशन किया है, जीएसटी रेट्स नीचे गए हैं, उसकी वजह से भी मांग बढ़ी है, तो जीएसटी कलेक्शन जो है बहुत अच्छे बढ़े हैं। यूपी में भी काफी जो है जीएसटी कलेक्शन बढ़े हैं, केंद्र सरकार के भी, जो तो कहीं भी जो है रेवेन्यू का लॉस किसी को भी नहीं हुआ है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि सहभागिता जब बढ़ती है तो आपकी एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और ना केवल राज्य सरकार लेवल पे बल्कि ब्लॉक और पंचायत लेवल पे भी बढ़ती है, तो उस वजह से ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है। क्योंकि अगर सिर्फ केंद्र सरकार का ही पैसा आता है तो कहीं ना कहीं एक स्लगिशनेस आ जाती है, एक लेजीनेस क्रीप इन हो जाती है चीजों में, क्योंकि आपके बजटरी एलोकेशन से कम पैसा जा रहा है। जब आपके बजटरी एलोकेशन से जाता है तो आप भी जो है बजटरी जो मैनेजमेंट होता है वो सुधरता है और सबकी जिम्मेदारी तय होती है। तो मुझे एकदम भी नहीं लगता कि कहीं से भी केंद्र राज्य सरकारों पे ये 60-40 के रेशियो से बढ़ेगा, बल्कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सुविधाओं के जो सृजन का जो एक सपना देखा गया है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो जैसे मैंने कहा कृषि क्षेत्र जो है वो उद्योग से जुड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन विकसित होगी, लोकल लेवल पे बहुत सारे रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वो सृजित होंगे, फैक्ट्रियां लगती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, मतलब ये पूरा एक 360 डिग्री अगर आप एक पूरा होलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो ये भारत के लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित होने जा रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि विकसित भारत 2047 की बात कर रही है सरकार, तो उस तरफ ये किस तरह का कदम आपको लगता है, कितना ज्यादा ये कदम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं एक छोटी बात बताता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि भारत का यूएस के साथ एक ट्रेड का एक टैरिफ जो चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक विकसित देश है, वो भारत से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे फार्म प्रोडक्ट के खरीदो, हमारे जो वहाँ कृषि क्षेत्र के जो प्रोड्यूस हैं उसको भारत खरीदे। कहने का क्या मतलब है कि जब एक अमेरिका जैसा विकसित देश अपने नेशन का
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने के लिए इतना ललायत है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, जैसे मैंने कहा 5 लाख के करीब हमारे यहाँ गांव हैं, 25% हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन 2047 में अगर हमको जो है एक विकसित देश का अगर लक्ष्य हासिल करना है तो हमें कृषि क्षेत्र को बहुत तेजी से विकसित करना होगा। और वो कृषि क्षेत्र हमारा उस तरह से विकसित नहीं हो सकता जिस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में कृषि क्षेत्र की, यार किसान की एक छवि उभर के आती है, जो कि गरीब है, जिसके पास छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं। तो उस कृषि क्षेत्र को जब तक हम उद्योग के साथ और अपने एस्पिरेशनल यूथ को और एग्रीकल्चर को जब तक हम एक इंडस्ट्रियल लेवल पे या उस स्केल पे नहीं करेंगे, तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। ना केवल हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि दुनिया में कई देशों में इस समय एक वॉर की सिचुएशन उभर के आ रही है, टैरिफ वॉर जैसा जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, साउथ एशिया में भी इस तरीके की चीजें आप देख रहे हैं। तो इस सब जब आप पूरे परिप्रेक्ष्य को, पूरे एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे, तो हमें बहुत जरूरी है कि अपनी फूड सिक्योरिटी को हमको जो है उसको फोर्टिफाई करना है, उसको मजबूत करना है। दूसरी तरफ जो है कृषि क्षेत्र में रोजगार को सृजन करना है। जो हमारा एस्पिरेशनल यूथ है, जो कि पढ़ लिख के निकल रहा है और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, तो हम किसान को एक मजबूरी का पेशा ना माने कि किसी के पास कुछ नहीं मिला तो किसान वो जो है उसको चुने। हमारे पीएचडी होल्डर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकल के पीएचडी कर रहे हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो कृषि को अपने एक वाइबल एक जॉब की तरह, एक वाइबल एक एम्प्लॉयमेंट की तरह देखें, उसमें आए, एक उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। इससे हमारा कृषि क्षेत्र जब हमारे 2047 का जो लक्ष्य है उसकी पूरी तरह अलाइन होगा, तभी हम जो है विकसित देश का एक सपना साकार कर पाएंगे और अपनी फूड सिक्योरिटी को आगे तक ले जाके एक प्रिजर्व कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम, जो नया विधेयक लाया गया है, इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, दूसरा सोशल सिक्योरिटी की बात है। तो किस तरह से आपको लगता है कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ सकती है और इसका आने वाले दिन में, भविष्य में देश की हित में किस तरह से लाभ मिलने वाला है? जैसे अभी बात निकल के आ गई है कि पहले मनरेगा में 100 दिन का एक ढांचा रहता है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इसमें 125 गारंटेड है कि नहीं भी मिलेगा तो उसका पेमेंट एकदम मिलेगा, मतलब वो एकदम इंश्योर्ड है कि 125 डेज का जो मैन डेज हैं किसी भी जो इसमें अपने को रजिस्टर करता है उसके लिए। तो सबसे पहले तो ये कि एक रोजगार सृजन हुआ, मूलभूत सुविधाओं का सृजन हुआ। दूसरा है कि 125 डेज का जो गारंटीड वेजेस हैं वो उसको मिल रहे हैं। दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सीजनल जो स्पाइक होते थे, लेबर कॉस्ट में ऊपर नीचे होते थे, वो सब चीजें जो है आयरन आउट जब हो जाती हैं तो बहुत सी चीजों को आप बेहतर तरह से प्लान कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, राबी सीजन है, खरीफ सीजन है, इसमें फार्म लेबर की जब जरूरत पड़ती है तो मनरेगा में बहुत सारी चीजें उस तरह व्यवस्थित नहीं थी, मुझे लगता है, जिस वजह से कभी कभी फार्म लेबर की शॉर्टेज होती थी, कभी ओवर सप्लाई होती थी, तो उससे लेबर कॉस्ट का जो है एक इम्परफेक्ट एक सिनेरियो उभर के आता था, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद नहीं होता था। और दूसरी तरफ है जो हमारे किसान भाई हैं या जो हमारे मजदूर हैं, उनके भी हितकर नहीं होता था। तो इसमें इन सब चीजों को एक बेहतर तरह से इसमें समाहित किया गया है, जिससे कभी भी जो है फार्म जब एग्रीकल्चर सीजन होता है, जब जरूरत होती है फार्म लेबर की, तो वहां पे भी कमी ना हो और जो लेबर कॉस्ट है उसमें भी कहीं भी स्पाइक ना हो, जो सीजनल अनसीजनल का जो साइकिल होता है। तो इससे क्या होगा कि उनको भी इंश्योर्ड रहेगा कि उनको 125 डेज का मिल रहा है और वो भी अपने रोजगार को या अपने आजीविका को बेहतर तरह से उसको प्लान कर सकते हैं कि वो किन दिनों में कहाँ पे अपने को रोजगार के लिए उपलब्ध रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सोशल सिक्योरिटी को बहुत ही मजबूत करेगा। और जैसे कि पहले भी मनरेगा में भी आधार लिंक जाता था, लेकिन इसमें क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा रहा है, तो उससे भी वो अपने फिनेंसेस को भी और अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं और अपने को राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये कदम सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, एक तरह से संपूर्ण देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। धन्यवाद। तो इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन से पारदर्शिता, रोजगार के अधिक अवसर और विकसित गांवों के साथ ही विकसित भारत के निर्माण की ये जो योजना है, ये महत्वपूर्ण कड़ी साबित